पक्ष विपक्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों चारों तरफा से घिरे घिरे दिख रहे हैं। चाहे लंदन में दिया गया उनका बयान हो या मोदी सरनेम की बात हो या बात सावरकर पर दिए गए बयान पर हो, बीजेपी राहुल को कोई भी एंगल से छोड़ती नजर नहीं आती। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीनने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच परसेप्शन वॉर शुरू हो चुका है। 4 राज्यों में जल्द ही चुनाव होने हैं, जिसमें से 2 ऐसे हैं जहां भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलते हुए वोटरों की सहानुभूति बटोरना चाहेगी, जबकि भाजपा की कोशिश होगी कि वो राहुल के बयान को ओबीसी का अपमान प्रचारित कर पिछड़े वर्ग का समर्थन हासिल कर जीत दर्ज करे। बीजेपी ऐसा नैरेटिव तैयार कर रही है कि ये अटैक एक ऐसे प्रधानमंत्री पर किया गया जो ओबीसी हैं। बीजेपी नेताओं को लगता है कि ये रणनीति उनके हित में काम कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर क्षेत्रीय नेता ओबीसी हैं और वो विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा भी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सचिन पायलट, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पार्टी के साथी डीके शिव कुमार, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सभी ओबीसी नेता हैं और उनकी न केवल अपनी जाति में बल्कि राज्य में पिछड़े समुदायों में अच्छी पकड़ है। आपको बताते चलें कि प्रियंका ने कहा था, मेरे भाई ने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ाई की और भाजपा वाले उन्हें पप्पू बोलते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राजघाट पर संकल्प सत्याग्रह के दौरान राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द किए जाने पर सवाल उठाए थे। प्रियंका गांधी ने कहा था कि राहुल दुनिया के वो सबसे बड़े शिक्षा के संस्थान हैं, वहां से पढ़कर आए हैं। हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की उनकी डिग्री है। कैम्ब्रिज से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमफिल की डिग्री मिली थी और आप उन्हें पप्पू बनाते हैं। उन्होंने कहा कि डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखी नहीं और उनको पप्पू बना दिया। फिर पता चला ये पप्पू तो यात्रा पर निकल आया और पता चला ये तो पप्पू है ही नहीं। इसके साथ तो लाखों लोग चल रहे हैं। ये ईमानदार भी है, ये सबकी बातों को समझता है, ये जनता के बीच जा रहा है, जनता की समस्याओं को सुन रहा है। तो वो घबरा गए कि राहुल ने संसद में जो सवाल उठाए जिसका उनके पास जवाब नहीं है। प्रियंका ने सूरत में राहुल के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर कहा कि जिस व्यक्ति ने सूरत में शिकायत दर्ज कराई पिछले साल, उसने कचहरी में जाकर खुद बोला, इस पर आप 1 साल का स्टे लगा दीजिए। राहुल के संसद में अडानी पर भाषण देने के हफ्ते के बाद वो आदमी फिर कोर्ट गया और सुनवाई करने को कहा। 1 महीने के अंदर जज कह देते हैं कि राहुल को 2 साल की सजा मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार मीडिया के सामने आए। शनिवार को दिल्ली में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने एक बार फिर अडानी समूह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर तीखे सवाल किए। अपने बयान को लेकर कोर्ट में माफी मांगने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगता। सावरकर वाले बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि हम सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इससे विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा होगी। राहुल गांधी द्वारा वीडी सावरकर को लेकर दिए गए बयान के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने इस पर आपत्ति जताई। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद अब संजय राउत का भी बयान सामने आया। संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय हैं। अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता को करारा जवाब दे सकती है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो यहां पर जंग राहुल बनाम बीजेपी की हो गई है। कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी चल रहा है। इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुणेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही करना चाहूंगी। सर, बयानबाजी के चलने की वजह से, बयानबाजी के चलते ही राहुल गांधी की आज मुसीबतें इतनी बढ़ती जा रही हैं। मानहानि का केस हुआ, 2 साल की सजा भी हुई, जमानत पर है वो बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी की बयानबाजी का जो दौर है वो अब मुंबई तक पहुंच गया और सीधी चेतावनी वहां से दी जा रही है कि अगर ऐसे ही बयानबाजी की तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। क्या आपको नहीं लगता ये चिंता का सबब बन सकता है इस तरह की बयानबाजी करना?
देखिए वक्ता जी, मुख्य बात ये नहीं है कि राहुल जी की बयानबाजी से ये सारा मुद्दा बन रहा है। मुख्य बात ये है कि राहुल जी ने किन मुद्दों को लेकर संसद में बात करना चाहते हैं। राहुल जी किन मुद्दों को लेकर राहुल जी जनता के बीच में गए, तो उन तमाम मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे जेपीसी मांग को लेके मुद्दा हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी से लेके तमाम जो सवालात हैं जो राहुल गांधी जी ने किए हैं, उन सवालात के जवाब देने से भारतीय जनता पार्टी बचती आ रही है। और जो अभी सवाल किया था कि जो सेल कंपनी से जो 20,000 करोड़ रुपया आया है, वो आखिर वो कैसे आया, क्या आया, तो उससे संसद में बात होनी चाहिए। तो वो बात करने से बीजेपी डर रही है। तो इस तरीके से अरुणेश जी ठीक है, डर रही है, लेकिन सवाल यहाँ तैयार किया गया। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ। जी जी जी। सवाल ये है कि बार बार इस तरह की बयानबाजी में क्यों पड़ना है, जब एक बार हमें विपक्षी एकता देखने को मिल रही है। इस मुद्दे के बाद पूरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में उतरी हैं। ऐसे में अगर आप इस तरीके की बयानबाजी देंगे तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपके लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं? देखिए, हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो क्षेत्रीय दल हमारे साथ आना चाह रहे हैं उन सभी क्षेत्रीय दलों का स्वागत है। और अगर किसी को लगता है कि राहुल जी का बयान गलत है, वो राहुल जी से सहमत नहीं है, या वो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो हमारे वक्तव्यों से सहमत नहीं है, तो हमारे देश में देखिए सबको चुनाव लड़ने की आजादी है। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर शिवसेना की बात करें तो जो हमारा विधानसभा का जो पिछला चुनाव था उसमें हम पहले इनके जो सहयोगी थे वो नहीं थे। जो हमारा गठबंधन बना था वो चुनाव के बाद गठबंधन बना था। अरुणेश जी, ये क्यों कहा गया कि मैं सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ? इस तरीके का बयान क्यों दिया गया? आप राहुल हैं, राहुल रहिए, सावरकर बनने की जरूरत क्या है यहाँ? देखिए साहब, ये सर्वविदित है कि सावरकर जी ने अंग्रेजों को बकायदा लिखित माफीनामा दिया था। ये चीजें जग जाहिर है। और सावरकर जी जो है वो अंग्रेजों से पेंशन भी लेते रहे, ये बात भी जग जाहिर है। तो माफी मांगने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है, क्योंकि गांधी जो रहे हैं उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। महात्मा गांधी को जब एक बार अंग्रेज सरकार पहली बार सजा सुना रही थी और ये भी कह रही थी कि आप माफीनामा दे सकते हैं या फिर आप जमानत ले सकते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने भी उस समय मना कर दिया था। तो हम लोग महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं, तो माफी मांगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, अगर सरकार को लगता है कि राहुल गांधी जी ने गलत किया है तो ठीक है, उनके खिलाफ केस किया जा सकता है, उनके खिलाफ सजा भी कराई जा सकती है, उन्हें जेल करा दी। वो तो चल ही रहा है सर, वो तो चल ही रहा है। विजय खेरा जी, यहाँ पर बात हो रही है सावरकर को जो अपमान किया, आपकी तरफ से इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि सावरकर का अपमान किया गया है, ओबीसी का अपमान किया गया है। सवाल ये नहीं है, देखिए जब उनके ही घटक इस बात को लेकर छोड़ के चले गए, आज उद्धव ठाकरे जी ने धमकी दी है जी कांग्रेस को भी और राहुल गांधी को कि आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, और आपने गलत बोला है सावरकर जी के लिए, तो हमारी बात तो छोड़ो। इन्हीं के घटकों की ये हालत है। ये एकता की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो किया है इस समय, अब बताइए कन्विक्शन कोर्ट ने किया तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? इसमें लोकसभा स्पीकर क्या कर सकता है? विजय खेरा जी, ये आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, उसका आरोप पूर्ण तौर पर बीजेपी पर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस लोकतंत्र की बात बीजेपी करती है उसका जो सींचा है, उसको खून पसीना जिसको दिया है वो कांग्रेस ने दिया है। ऐसा है, उनको आरोप लगाना है अदालत पे लगाए ना, जिसने कन्विक्शन किया है। जब उन्होंने अदालत ने कन्विक्शन कर दिया, आपको सजा दे दी, गलत है सही है आप अपील करो, दूसरी अदालत में जाओ, जो आपको लगे वो करो, पर कोर्ट ने जब एक बार कर दिया है, लोकसभा स्पीकर के पास कोई चांस नहीं था, उसके पास कोई शक्ति नहीं है। जिस दिन से कन्विक्शन होता है उसी दिन से सदस्यता चली जाती है। वो आदेश करें न करें, सुओ मोटो है ये, तो इसलिए उनको आदेश करना ही पड़ेंगे। अब उनकी चली गई सदस्यता। एक बात और बता दें, काली पीली पहने, लाल पत्ती कुछ भी पहन के चले जाएं, लोकसभा स्पीकर या लोकसभा या दुनिया की किसी ताकत के पास अब ताकत नहीं है जो उनको द्वारा सदस्य बना सके। ये पहले जान लें कानून को। सिवा सुप्रीम कोर्ट के अगर ये जाते हैं, कोर्ट उसमें कोई लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को बदलती है तो है,
लेकिन अगर अब लोकसभा स्पीकर ने जो पास कर दिया है वो संवैधानिक रूप से, कानून रूप से द्वारा अब लोकसभा में नहीं आ सकते। ठीक है, पहले ये समझ लेना चाहिए। और पूरी बात मैडम, अभी बहुत सारी बातें ये बोले हैं एक एक करके। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अभी ये कह रहे थे, ये गए वक्त काली पट्टी पहन के थे तो बेकार हो गया। इन्हें पहनना है तो जाके कोर्ट में पहने, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए, जिनने सजा दी उनके पास जाए। भारतीय जनता पार्टी, लोकसभा स्पीकर या मोदी जी, इनका तो कहीं कोई हाथ है ना रोल है, ना वो कुछ कर सकते हैं, ना उन्होंने कुछ किया है, ना वो हेल्प कर पाएंगे, ना वो खिलाफ कुछ कर पाएंगे। दूसरा, इनके अपने साथी नीतीश कुमार जी चुप बैठ गए। ममता जी कहती हैं कि ये टीआरपी बढ़ा रहे हैं मोदी जी की, कांग्रेस को कह रहे हैं राहुल गांधी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं पप्पू, अरे आप डिग्री से थोड़ी ना हो जाएगा, आप हरकतों से लोग कहते होंगे, उनको मैं नहीं कहता, जो भी कहते होंगे। केजरीवाल जी दुनिया भर का अपने आप कहते मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखे तो बीजेपी में हजारों लोग हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए हूँ, एमबीबीएस हूँ। तो नहीं, आप उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ से राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो इतने पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी उन्हें पप्पू कहा जाता है, जबकि छवि सुधारने के लिए भारत जोड़ो आंदोलन करके उनकी छवि को सुधारा गया। ऐसे में ये आरोप कैसे लगा सकते हैं आप? ऐसा है, देखिए, पप्पू लोग या मन बुद्धि या जो भी लोग कहते हो, हमें उस मतलब नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता ने ऐसा बोला है, ना हमने बोला। उन्होंने जरूर चौकीदार चोर बोला है, जिसके लिए उनको सजा मिल चुकी है, माफी मांग चुके हैं कई बार। लेकिन एक बात बता दूं मैं, केजरीवाल जी कहते हैं ना हम बड़े सबसे पढ़े लिखे आदमी है, हम IRS ठिकाना है। अब उसके बाद भी वो गप्पू है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप डिग्रियों से थोड़ी ना होता है। चौधरी देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, इतने सफल रहे वो, दर्जा तो भी नहीं पढ़े थे। डिग्रियों से कुछ नहीं होता, दुनिया की डिग्री मैं अरुणेश जी, आपकी तरफ से बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि छवि को खराब करने के लिए बीजेपी की तरफ से बार बार साजिश की जाती है, चाहे वो ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे किसी भी तौर पर किसी भी अपमान का मुद्दा हो, आप उसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ देते हैं। और इस बार भी उनकी इमेज को खराब करने का, कांग्रेस की इमेज पर जो डेंट लग रहा है, उसका भी ठीकरा आपने बीजेपी पर फोड़ दिया है। भारत जोड़ो आंदोलन का जो छवि सुधारने के लिए आपने जो भारत जोड़ो आंदोलन बड़ी निकाली, उसका फायदा नहीं हुआ क्या? देखिए, छवि सुधारने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं की गई थी। पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यात्रा की गई थी कि जनता की समस्याओं को सुनना, समझना, जिससे कि हम उन मुद्दों पे काम कर सकें। क्योंकि राहुल गांधी जी और तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो सब कह रहे थे कि भाई मीडिया हमारी बात जनता तक नहीं पहुंचा रही है और जनता की जो मुख्य समस्याएं हैं वो हमारे पास तक नहीं पहुंच रही है। तो सबसे जो आसान रास्ता है और जो सबसे कारगर रास्ता है वो है जनता के बीच में जाना। तो उसके लिए ये यात्रा की गई थी और इस यात्रा की सफलता का ही परिणाम है जो भारतीय जनता पार्टी इमेज को खराब करने में लगी हुई। पहले ये कहती रही कि साहब दक्षिण भारत में कांग्रेस मजबूत है इसलिए वहाँ यात्रा सफल रहेगी, जब हिंदी भाषी बेल्ट में यात्रा आएगी तो वहाँ यात्रा नहीं सफल रहेगी, यात्रा खत्म हो जाएगी। और आपने देखा कि यात्रा पूरी हुई और सफलतापूर्वक पूरी हुई। फिर राहुल जी की टी शर्ट को लेके चर्चा होने लग गई, उसके बाद राहुल जी की दाढ़ी को लेके चर्चा होने लग गई। ये बोला गया कि साहब 30,000 की टी शर्ट पहन रहे, 40,000 की टी शर्ट पहन रहे। तो इमेज को खराब करने का, किसी व्यक्ति के चरित्र हनन करने का, इसका काम बीजेपी आईटी सेल बखूबी करती है। जो ट्रोल करने का काम है उसमें बीजेपी आईटी सेल माहिर है। और ये कोई छिपा हुआ नहीं है, कोई राहुल गांधी जी पहले नेता नहीं है। इससे पहले जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, माफ कीजिएगा, तब उनकी भी छवि को खराब करने का काम बीजेपी की आईटी सेल द्वारा किया गया। बहस जारी रखेंगे। जो विपक्ष के नेता हैं, खेरा जी, ओबीसी के मुद्दे पर लगातार राजनीति हो रही है और कांग्रेस की तरफ से ये आरोप मढ़ा जा रहा है कि बीजेपी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और आने वाले चुनाव में एज अ वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत इसे यूज करना चाहती है। मुद्दा किसने बनाया? 2 ओबीसी मुख्यमंत्री किसने बैठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2 मुख्यमंत्री दोनों ओबीसी अगल बगल में बिठा लिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री को नहीं बिठाया जा सकता, मुझे नहीं पता वो ओबीसी है कि नहीं है, लेकिन इनका तो पता ही नहीं जिन्हें बिठाया था। तो आप राजनीति आप कर रहे हैं, काले बैग आके आप जनता को गुमराह करना चाहते हैं कि हमारे साथ मोदी जी ने ऐसा किया, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। सच तो ये है कि जनता को सच तो पता है ही और लगेगा। अब जो मर्जी बोलो, हम तो बता ही देंगे सच क्या, हम भी फैला देंगे, क्योंकि आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया। अगर आपने कोर्ट में कहा होता, अपना अभिप्राय बता दिया होता
कि ऐसा क्यों हुआ है। हम सारे मोदी जी के लिए नहीं कह रहे थे, हम सिर्फ नीरव या नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे थे। जो भी आपको कहना था तो शायद कोर्ट आपके बारे में सुन लेती। आप ये कह देते कि हमसे गलती से हो गया, जिस तरह से जुबान फिसल गई कह के कई कांग्रेसी माफी मांग के अलग हो गए, नहीं सजा मिली उनको। हो सकता है कोर्ट आपको एक दिन भर की सजा देती, बिता के एक हफ्ते की देती। अब जब आपने इस तरह कहा, ये भी कहा हम भीख नहीं मांग रहे, आपने ये कहा कि हमने जो किया तो कह दिया, हम डरते नहीं। आप कोर्ट में ये सब बातें करोगे तो मैक्सिमम सजा जो प्राविधान में है वो दे दी जज ने। अब आप लड़िए, अगर कोर्ट में बाहर लड़ना है, पार्लियामेंट में चले जाओगे तो क्या होगा, काले पहनो पीले पहनो, हमने बता दिया है। और आपको कानून मालूम होना चाहिए या इनके वकीलों को मालूम होना चाहिए था कि वहाँ जाके क्या कहना चाहिए। आप अभी कह आपके वकीलों ने गलती की है, प्रवक्ता कह रहे थे। अब गलतियां आप कर रहे हैं और नेता को नेतृत्व करने की क्षमता ना हो, वो बता ना पाए कि क्या करना चाहिए और सजा पा जाए, उसके बाद ये सब जुलूस निकाल रहे हैं आप। इस तरह आप अपनी भर्ती पिटा रहे कांग्रेस पार्टी की और पोलें खुल रही है आपकी। अरुणेश जी, हमसे हम पप्पू कह रहे। अरुणेश जी, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया ओबीसी का कार्ड खेल रही है, साथ ही साथ जब आपसे सवाल किए जाते हैं तो आप मीडिया पर भी सवाल उठा देते हैं कि गोदी मीडिया है। अगर आपसे सवाल किसी मुद्दे को लेकर किया जा रहा है तो ऐसा कैसे आप हर किसी पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं? सवाल को कैसे टैकल करना है ये भी तो आना चाहिए। हर कोई गोदी मीडिया, हर किसी पर आप थोप देंगे कि उसकी ही गलती है तो कैसे होगा? सवाल पूछने का तो हक है ना, सवाल पूछा जाएगा, जवाब आपको देना है। ओबीसी समाज की तो कहीं बात हुई नहीं थी। बात हुई थी सिर्फ ये कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और उनकी मदद करने वाले प्रधानमंत्री जी, टीका टिप्पणी इन लोगों पे की गई थी। तो फिर ये क्यों कहा गया कि इसको मुद्दा बना रही है बीजेपी? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन उस बात को घुमा फिरा के किसने ओबीसी समाज की तरफ लाए? जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया। अगर जेपी नड्डा जी या बीजेपी ओबीसी की इतनी बड़ी हितैषी है तो पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है 27% मध्य प्रदेश से क्यों हटा लिया? मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार थी बीच में तो 27% आरक्षण प्रस्तावित किया था। जहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने 27% आरक्षण प्रस्तावित किया है। और जो तमाम राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार है, जहाँ 14% ओबीसी का आरक्षण है, अगर आप लोग इतने ही ओबीसी के हितैषी है तो सभी जगह, तमाम जगह ओबीसी आरक्षण को 27% क्यों नहीं करते हैं? असली ओबीसी विरोधी तो आप लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, ये ओबीसी विरोधी है। जब सवाल किया गया अरुणेश जी तो फिर आप इतना भड़क क्यों गए? 27% आरक्षण में बता रहा हूँ, 1 मिनट और मेरी बात पूरी हो जानी। 27% जो आरक्षण है वो नरसिम्हा राव की सरकार में इम्प्लीमेंट हुआ था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 1984 में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब उन्होंने मध्य प्रदेश में सबसे पहले 14% आरक्षण लगाया था। तब मंडल सिफारिश की, जो मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू नहीं हुई थी। तो कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी वर्ग का सम्मान किया, हमेशा दलित वर्ग का सम्मान किया है, हमेशा हर वर्ग का सम्मान किया है। ठीक है, तो जब आपसे सवाल किया जाता है अरुणेश जी तो आप सवाल का जवाब देने से कतराते क्यों हैं, ये बताइए ना। सवाल का जवाब ही तो दे रहे हैं हम आपको कि ओबीसी समाज का अपमान बीजेपी कर रही है। कांग्रेस ने कभी किसी वर्ग का अपमान नहीं किया है। कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग का सम्मान किया है। विजय खेरा जी, कांग्रेस, इनको शायद नहीं पता होगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 10 साल माननीय इंदिरा गांधी जी अपनी सेल्फ में ताला लगा के रखे रही। तब ये सो रहे थे क्या? ये कैसे कह सकते हैं बात? इन्हें मालूम होना चाहिए कि मंडल कमीशन जो है किसने चालू किया था, बीपी सिंह साहब ने। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने तो अपने बंद करके रख लिया था, मंडल को बुला ही दिया था 10 साल तक। तो वो बात तो ये कह ही नहीं सकते ओबीसी के बारे में। आप मुझे ये बताइए, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कब हुई? नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे और आपको नहीं मालूम है ये बात। नहीं, जब आप झूठ बोलेंगे तो मैं तो काउंटर करूंगा ना। आप सफेद झूठ बोलेंगे तो मैं काउंटर करूंगा उसको। आपको कुछ पता नहीं, 1 to 1 में आपसे भिड़ता नहीं हूँ। नहीं, आप मुझे कुछ नहीं पता तो आइडिया नहीं, झूठ बोलेंगे आपको नहीं पता। मंडल कमीशन 10 साल रखा इंदिरा गांधी ने, आपको नहीं पता है बात। आप तो अरुणेश जी एक सेकेंड, मंडल आयोग बात पूरी होने दीजिए। ऐसे ना आप उनकी बात समझ पाएंगे ना विजय खेरा जी आपके सवाल का जवाब दे पाएंगे। आप मुझसे क्यों कह रही हैं? झूठ बोलिए ना, वो बोल रहे। 1 मिनट अरुणेश जी, विजय खेरा जी की बात सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। फिर आप जवाब दीजिएगा उसके बाद। जी कहिए सर, समय का अभाव है, जल्दी सर। देखिए,
मैंने बता दिया ना आपसे कि वो 10 साल रखे रहे रिपोर्ट, तो ये बात इनकी बेकार हो गई। इन्होंने खुद रिजर्वेशन 60 साल तक दिया नहीं। तीसरी बात यह, अर्जुन सिंह जी की बात कर रहे हैं, ठीक है अर्जुन सिंह ने किया होगा। अर्जुन सिंह जी अगर एक स्टेट में कभी किया है किसी नेता ने, वो मैं उसमें बहस नहीं करता। मैं कांग्रेस पार्टी के मुद्दे की, उनके नियमों की बात करता हूँ। इन्होंने नहीं कभी किया है रिजर्वेशन, और अगर ये अभी उसकी क्रेडिट लेना चाहे तो बेकार है। ओबीसी के नहीं तो इनको 2 मुख्यमंत्रियों को पास बिठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर ये समझते कि ओबीसी इनके साथ है। इन्होंने गलती नहीं की होती तो ओबीसी। तो मैं अपने बड़े भाई से, बीजेपी के साथी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तो आपकी मध्य प्रदेश में और तमाम राज्यों में सरकार है, तो तमाम राज्यों में आप 27% आरक्षण लगा दीजिए ओबीसी का, और हमारे मुंह पे तमाचा मार दीजिए, ठीक है साहब हम ओबीसी विरोधी है। आप ओबीसी ऐसी है तो 27% आरक्षण सभी राज्यों में लागू कीजिए ना। नहीं आप इसी में आपके मुंह पे बिल्कुल तमाचा नहीं मध्य प्रदेश में आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया, छत्तीसगढ़ में आपने क्यों रिजेक्ट करवा दिया? मारना चाहता हूँ, देखिए जिसके मुंह पे जनता तमाचा मारे, बुरी तरह से मार दे, उसको हम क्यों नहीं। तो आप दोनों की तरफ से ही ये बात को नकारा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी ओबीसी को लेकर कोई राजनीति नहीं कर रही है, किसी तरह की चुनावों को लेकर इसको एक कार्ड की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यही है आप दोनों की तरफ से, इसे हम यही माने? ओबीसी हमारे कांग्रेस ने हमेशा काम किया है, ठीक है। जरूरत नहीं। हमारे एजुकेशन में भी जो ओबीसी आरक्षण है, ठीक है, वो कांग्रेस की जो यूपीए सरकार थी 2006 में लगाया गया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। विपक्ष में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।